विनीता, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन ही भी खत्म हो गया है और सुबह से रानी बिटिया की तबीयत भी बहुत खराब है। मुझे लगता है उसे बुखार हो गया है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ कहीं से। विनीता, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। फिर मैं रानी बिटिया के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? कुछ ही देर में रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुनिए, अगर उनका इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। उसका शरीर ठंड से कपकपा रहा है। मैंने उसे जितने कपड़े हो सकते थे उड़ा दिए, पर हमारे पास तो कोई मोटा कंबल तक नहीं है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ विनीता, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे में मैं रानी के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? एक काम करते हैं, हम लोग महेश भैया के घर चलते हैं। देखना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जब उन्हें मदद की जरूरत थी तो आपने भी उनकी मदद की थी ना, और वो आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं। दोनों महेश के घर की ओर चल पड़ते हैं। बलबीर जोर जोर से महेश का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही महेश घर से बाहर आता है तो बलबीर महेश से कहता है, महेश भाई, मेरी बेटी रानी बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम मुझे थोड़ी से पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बलबीर, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन भाई देखो, मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं हैं। अरे, घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं, और कमाई उतनी ही है। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना बलबीर। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। महेश भाई, यह केवल पैसे की बात नहीं है, यह मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। क्या तुम वाकई मेरी इस गंभीर स्थिति में सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? बलबीर, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर महेश घर के अंदर चला जाता है। महेश की पत्नी महेश से कहती है, कौन था दरवाजे पर? इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था। अरे, मेरा दोस्त बलबीर था। उसकी बेटी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन बलबीर भैया तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे ना। आपके मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है उन्होंने। फिर आपने उन्हें पैसे देने से मना क्यों कर दिया? अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ
जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। चलो मानो अगर मैंने उससे पैसे उधार दे भी दिए होते तो वह मेरा पैसा लौटाता कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ना करे उनकी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? अगर हो गया तो हो जाने दो, वो जाने, उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई न कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ही ले डूबे। अरे यह सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पे ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी। उधर सुखवीर परेशान बेबस था। उसने सभी जानने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा कि वह खुद भी परेशान है, कुछ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके? तभी रानी अपनी माँ से कहती है, माँ माँ माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? बच्चा मरने को तैयार है। मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि यह गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग के। कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना। ऐसा मत कहिए। आप एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वहाँ हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। महेश मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मेरी रानी बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। बलबीर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार, दोस्त, रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन बलबीर, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वह सब मैं अपनी जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने आते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो यहाँ। माफ करना बलबीर, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ गांव में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। वैसे मैं
तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर आप कैसे कर सकते हो। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर बलबीर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है। आज लोगों ने साबित कर दिया है कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। बलबीर यही सोच रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा था। उसने बलबीर को बेहोश देखा तो उसे बलबीर पर दया आ गई। अरे यह तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। यह बेसहारा और कमजोर है। भला आदमी बलबीर को उठाकर ले जाता है और बलबीर की खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में बलबीर को होश आ जाता है। यहाँ मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आ गया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो बलबीर, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। सच में? क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटी के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था, अचानक मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब आँख खुली तो आप मेरे सामने हो। तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटी की हालत और भी खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपनी बेटी का इलाज करवाओ। वो भला आदमी बलबीर को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाओ और बचे हुए पैसों से अपनी बेटी और पत्नी के लिए गर्म कपड़े खरीदना और अपनी छत की मरम्मत भी करा लेना, और जो पैसे बचे उससे कोई कारोबार शुरू करना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे लौटा देना। पर भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं।
लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। बलवीर जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी बेटी का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में बलवीर की बेटी एकदम ठीक हो जाती है। एक दिन विनीता बलवीर से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? विनीता, यह पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वह कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा कि कुछ पैसों से अपने बच्ची का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से गर्म कपड़े खरीदना और बाकी पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लेना। तुम सही कहते हो, वह आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। विनीता, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं, जिसमें हम चाय और पकोड़े और पराठे बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट पराठे और चाय बनाती हूँ। तुम सही कहती हो। इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों को चाय, पराठे, पकोड़े खाना बहुत पसंद आएंगे। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम पराठे और चाय पकोड़ों की दुकान खोलेंगे। बलवीर बाजार से जाकर चाय, पकोड़े और पराठे बनाने का सामान ले आता है और फिर वह अगले ही दिन से चाय पकोड़े बेचना शुरू कर देता है। अरे भैया, बलबीर ने तो पराठे, पकोड़े, चाय बेचना शुरू कर दिया। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक पराठा खा देखूं तो सही, पराठे कैसे बने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हें अभी एक पराठा देता हूँ। यह लो भैया, आलू का पराठा। जल्दी से खाकर तो बताओ कैसा बना है। तुम मेरे पहले ग्राहक हो। जैसे ही वह आदमी आलू का पराठा खाता है तो वह खाता ही रह जाता है। उसे आलू के पराठे इतने अच्छे लगते हैं कि वह 4 पराठे खा जाता है। अरे भाई जी, क्या मिला दिया पराठे में। पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा। ऐसा मन करता है कि 2-3 पराठे खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। कहीं पता चले मजे मजे में पेट खराब हो जाए। कुछ ही दिनों में बलवीर के पराठे और चाय पकौड़ी की दुकान फेमस हो जाती है। दूर दूर से लोग उसके पराठे खाने और चाय पीने आते हैं। यह बात गांव के सरपंच के कानों तक पहुंची तो वह तुरंत बलवीर की दुकान पर चला जाता है। अरे वाह बलबीर, बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो तू कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता था। एकदम से इतने सारे पैसे कहां से आ गए तेरे पास, जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। हर किसी का ख्याल रखता है वह। अरे बात तो बहुत ज्ञान की कर रहा है। तेरे आलू के पराठे का नाम बहुत सुना है। जरा 1-2 पराठा मुझे भी खिला और एक प्याली चाय भी पिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। विनीता, मुखिया जी को पराठे दो।
जैसे ही मुखिया जी विनीता के हाथ के पराठे खाते हैं, वो तो विनीता की तारीफ करने लग जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही लजीज पराठे हैं। बलबीर, तेरी पत्नी के हाथों में जादू है। भाई मानना पड़ेगा, ऐसे पराठे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारे पराठे के कितने रुपए हो गए? अरे मुखिया जी, कैसी बातें करते हो? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? यह तुम्हारा काम है। काम में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुखिया जी बलबीर को पैसे देकर चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब बलबीर अपने घर में होता है, उसका दोस्त महेश आता है। बलवीर, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। तुम ही हो जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकते हो। महेश भाई, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। बलवीर महेश को पैसे दे देता है। महेश ने तो सोचा था जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, बलवीर भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन बलवीर ने ऐसा नहीं किया था। उसके घर में जो भी मदद के लिए आता था, वह सभी की मदद करता था। यह सब देखकर महेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वह बलवीर से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब समय ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देखा कि पैसे ऐसो आराम की दुनिया कितनी छोटी और अस्थायी है। सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं अधिक है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो बलवीर। अरे भाई महेश, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया यह मेरा फर्ज था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के कठिन समय में साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वह निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह सबसे बड़ी बात है। समझना कि पैसे और ऐसो आराम की दुनिया की तुलना में सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं ज्यादा है। यही तो असली माफी है। इसलिए मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ और यही सबसे बड़ी सजा भी है कि तुम्हें यह समझ आ गया। अरे भाई, अब तुम जल्दी जाओ और ख्याल रखो। महेश अपने घर चला जाता है। बलवीर अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उस भले आदमी के उधार के पैसे उसे दे आऊं। तुम सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने इतने कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तुम उसके पैसे लौटा आओ। बलवीर उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब वह उसके घर पहुंचता है तो उसे वह भला आदमी नहीं मिलता है। उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। बलवीर उससे कहता है, अरे भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता,
लेकिन वह बहुत ही दयालु था। अरे यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 20 साल से इस घर में तो मैं ही रह रहा हूँ। अरे मुझे पूरी याद है, वह आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे रुका था। अरे क्यों फिजूल की बातों में मेरा समय खराब कर रहे हो? कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। बलवीर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, विनीता, आज मुझे बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहां वह आदमी मुझे लेकर गया था, न वहां मुझे वो आदमी मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वह 20 साल से उस घर में रह रहा है। उसके अलावा वहां कोई और नहीं रहता। क्या तुम पूरी यकीन से कह सकते हो वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में ले गया था? अरे हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वो आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहां करीब 3 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उसके घर जाकर उस आदमी को खोजने लगा, मुझे एक अलग ही आदमी मिला। उसने मुझे बहुत ही जोर देकर कहा कि वह 20 साल से यहाँ पर रह रहा है, उसके अलावा और कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता है। मुझे लगता है ईश्वर ने हमारी मदद की एक रहस्यमय तरीके से। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही हमें वहां मदद मिली थी। उसके बाद बलवीर जरूरतमंदों की खूब मदद करने लगता है। कुछ ही दिनों में वह एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।